ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात। हमारे साथ अनिल विज साहब हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। विज साहब, मनोहर लाल खट्टर सरकार पर जो विपक्षी पार्टियों के प्रहार है कुछ महीने की कारगुजारी के बाद, वो लगातार तेज होते जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर की सरकार की नुक्ताचीनी होती है। बहुत से ऐसे चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वायदे थे जिन पर की बैक ट्रैकिंग करती हुई सरकार नजर आ रही है। गेस्ट टीचरों से लेकर एक बहुत बड़ा टीचरों का वर्ग है जो कि इस वक्त धरनों पर चल रहा है। क्या कारण है, क्यों ये स्थिति संभल नहीं पा रही है? क्या कारण है कि आप मैनिफेस्टो में जो कहते हैं उसको लागू करने में इस वक्त आपको इतनी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, या आपको इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है कि आपके मैनिफेस्टो में कुछ लिखा हुआ लेकिन आप उन सब कमिटमेंट्स पे बैक ट्रैक कर रहे हैं? नहीं, हम किसी जो कमिटमेंट है उससे बैक ट्रैक नहीं कर रहे। आपने वायदे कर दिए थे, उसमें शायद आपको पता नहीं था, अपोजिशन में रहते हो पता नहीं होता, सरकार में बैठने के बाद समझ में आता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं वैसा था। ऐसा नहीं है। तो इतना बड़ा वर्ग गेस्ट टीचरों का आज आपके नोटिसों को झेल रहा है प्रदेश में, क्या क्या पोजीशन है? अब अगर आप इस बात को देखें, वैसे तो ये मेरे विभाग का काम नहीं है। नहीं, लेकिन आपने इस मुद्दे पर क्योंकि टिप्पणी की थी तो मैं क्यों इसलिए मैंने की कि मंत्री समूह को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्र के बहुत कदर करते हुए मेरे कहने पर बकायदा मुख्यमंत्री समूह की बैठक बुलाई। निकला कुछ उससे? और पहली बार, देखिए पहली बार जब से सरकार बनी है, कर्मचारियों के मुद्दे के ऊपर मंत्रियों ने बैठ के खुलकर विचार विमर्श किया। क्या मौजूदा स्थिति है। लेकिन ये तो लिप सर्विस होगी ना। सुनिए, गेस्ट टीचर जो संघर्ष हुड्डा कार्यकाल में कर रहे थे वही संघर्ष मनोहर लाल खट्टर कार्यकाल में हो रहा है। एक आप लिप सर्विस कर रहे हैं, मंत्री समूह की बैठकें हो रही हैं साथ ही, लेकिन उससे पहले नोटिस चस्पा हो जाते हैं जी कि आप 24 घंटे में जवाब दीजिए और नहीं तो घर जाइए। अच्छी बात है कि मेरी सरकार इस पर बैठकर बात करके इसका समाधान करना चाहती है। इसमें क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? पहली बार जब से ये मामला उठा है, हालांकि सरकार नोटिस देने से पहले इन चीजों को नहीं सोचा जाना चाहिए। क्या है? मंत्री समूह की नौबत तब क्यों आए जब अनिल विज मुद्दे को उठाए? देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। या कोई भी मंत्री उठाए, मेरी बात नेता उठाए जी। डे वन से सरकार भिन्न भिन्न कर्मचारियों को जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत कर रही थी। ऐसा नहीं है, बीसीओ मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है, शिक्षा मंत्री के साथ हुई है, कर्मचारी नेताओं की हुई है। लेकिन कुछ मामलों में पिछली सरकार जाते जाते अब ये जो मामला आ रहा है गेस्ट टीचर्स का, ये तो एफिडेविट सुरीना राजन ने दिया था हाईकोर्ट में कि ये सरप्लस है। और सुरीना राजन भूपिंदर सिंह हुड्डा के राज में इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। तो कोर्ट का काम तो उसके हिसाब से आगे चलता है। और मतलब आपने भी कोर्ट की छतरी लगा लीजिए, तो हाई कोर्ट में गलत सरकार दे गया था, हाथ कटा दिए थे हमारे लीगली, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में हल सरकार को ढूंढना पड़ेगा ना। हलफनामे को चाहे बदलिए, हलफनामे को करेक्ट कीजिए, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। हाई कोर्ट में उसके बावजूद हमारे चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया कि नहीं, हाँ ये सरप्लस नहीं है, हम इनको रखना चाहते हैं। लेकिन अब कोर्ट को तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये फैसला दो या ये फैसला दो। अब कोर्ट की हल क्या निकलेगा? कोर्ट की विजडम के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। मैं तो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर में रहते हो, आप क्या कर सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। कोर्ट के मामले का कोई मिडिल पाथ निकल पा सकता है? देखिए ऐसी कौन सी बात है जिसका हल नहीं निकल सकता जी, लेकिन वो कमिटमेंट हमने बैठकर विचार विमर्श किया पूरे स्टेट में, क्योंकि ये मामला स्टेट में इस पर टीचर्स पर क्योंकि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, हमने जो कुछ विचार विमर्श किया वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन हमने कर्मचारियों के हित में सारे मंत्री परिषद ने अपने बेहतरीन सुझाव दिए हैं कि इसको कैसे किया जाए। और रामविलास जी ने सबको विश्वास दिलाया है कि मैं सारे मंत्रियों की भावनाओं के अनुसार मैं इस मसले को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। विभाग तो उनके पास है ना जी, इंटरनल बातें कहाँ खड़े हैं। आई एग्री विद दैट, लेकिन मेरा मुद्दा यही है कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहां पे कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को कहा जा, अब बात सुनिए ना, एक परसेप्शन की मैं अभी बात कर रहा हूं। एक तो इशू की मैंने बात कर दी, आपने तो हल निकाला नहीं। मंत्री समूह की बैठक होगी, मंत्री समूह की बैठक के बाद संबंधित मंत्री को सौंपा गया, संबंधित मंत्री को तो इसको पहले हल निकाल के सुनिए, संबंधित मंत्री की आप बात कर रहे हैं, संबंधित मंत्री को इसका हल निकालकर मंत्री समूह के बीच में पेश करना चाहिए। आप कह रहे हैं मंत्री समूह की बैठक होगी, उसके बाद मामला एजुकेशन मिनिस्टर हैंडल करेंगे। पक्ष की बात करते हैं, जिस भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इन हजारों नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया, आप उसकी बात करना चाहते हैं? ये तो किसने रखे ये? क्यों उस पर वक्त ही कायदे कानून के? आप बताइए। आप कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बर्बाद कर दिया, वो कह रहे जी
नोटिस हमें तो मौजूदा सरकार दे रही है कि नौकरियों से आपको नहीं, निकाला जाएगा जी, that आप is right. 24 घंटे में कारण दीजिए। नोटिस तो सरकार बर्बाद कौन कर रहा है? मानिए, नोटिस सरकार नहीं दे रही है, नोटिस कोर्ट के आदेश की पालना की जा रही है। सरकार ने कहीं फैसला नहीं किया नोटिस दिया जाओ, ठीक है, तो फिर उसका कोर्ट हल- ने कहा। लेकिन हल तो निकलेगा। कोर्ट का फैसला आप पर भी लागू है, मुझ पर भी लागू है, सब पे लागू है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस दो। तो यानी कि कोर्ट के फैसले के आगे सरकार के नहीं, हाथ खड़े हैं या नहीं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट अगर कोई आदेश देगी तो वो सबको मानना लेकिन पड़ेगा। आपको सरकार में रहकर एक चीज तो समझ में आ रही होगी, आपके पूरी सरकार को समझ में आ रही होगी कि विपक्ष में रहकर बातें करना अलग स्थिति होती है, लेकिन सरकार में बैठकर उन बातों और उन समस्याओं का हल निकालना, टटोलना, वो एक अलग चुनौती है। सरकार में आके हमें थोड़ा ज्यादा पता लगा कि पिछली सरकार क्या क्या गलतियां और क्या क्या नुकसान करके गई है। लेकिन पता हमें पहले भी था, पाएंगे आप क्या कर पा रहे हैं उसमें? पता हमें पहले भी था। क्या कर पा रहे हैं उसमें? कर रहे हैं हम। आपने तो चार्जशीटें की थी, हम 7 महीने हो गए, अब तक क्या हुआ उसमें? एक विजिलेंस जांच अभी तक बैठाई गई है। क्यों? हमने कमीशन बैठाया गया, इंक्वायरी का कमीशन जो कि जांच करेगा, वो भी तब जबकि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलने लगे, ऐसा लगा कि शायद सारा प्रेशर माउंट करने की कब्जा तब की बात नहीं है, कमीशन बैठा दिया गया। कब्जा तब की बात नहीं है। इसको कोई बाहरला तय नहीं करेगा कि कब कौन सा मुद्दा उठाना है, इसको मेरी सरकार तय करेगी। हम जब सरकार में आए, पहले हमारे पास, हमें जिस हालत में ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को छोड़ के गया, जो इसने खड्डे खोद के गया, पहले हमें वो खड्डे भरने थे। जो खराब वित्तीय स्थिति में इस प्रदेश को छोड़ के गया, पहले हमें उसको ठीक करना था। हमको सरकार चलानी है, और ये जो सूटेड वोटेड दामाद है, इसका इलाज तो हम कभी भी कर सकते थे। वो तो किताबें हमारे पास थी, सारा हमने उनका अध्ययन करवाया। संघर्ष करना पड़ा सारा कमीशन बनाने के लिए, नहीं करना पड़ा। आपको भी जब तक कमीशन बनने गया तब तक आपको भी पता नहीं था कि कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। आपके बयान तो यही कह रहे थे कि जांच तो इसकी जरूर होगी। तो इसमें क्या बड़ी बात? एक साल से इतने बड़े गंभीर दूषण लगाने के बाद आप कह रहे हैं 1 साल बाद जांच तो जरूर होगी। जांच भी हो जाएगी। बात यह जांच हुई ना जी, फिर तो नहीं हुई जांच हमने आदेश कर दिए, यही हमने कहा था। और अभी इब्तदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब कौन सा काम, हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हमने 5 साल का काम पहले ही महीने में करके नहीं बैठ जाना कि बाकी 4 साल और 11 महीने हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। मतलब पहले 7 महीने तो गड्ढे भरने में बीते हैं, और आगे और भी गड्ढे भरने पड़ेंगे। अभी भी गड्ढे बहुत है, अभी भी गड्ढे हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कोई रिपोर्ट पेश करते हैं, कोई बजट पेश करते हैं, कोई श्वेत पत्र पेश करते हैं, तो सारा ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं गड्ढे भर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, लोग समझना चाहते हैं कि आप कितनी देर तक वो गड्ढे भरेंगे, कितनी देर में वो गड्ढे भरे जाएंगे, और किसके बाद आप काम शुरू करेंगे? काम शुरू हो चुका। कौन सा विभाग है जिसमें काम नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए। मेरे स्वास्थ्य विभाग में लीजिए, आप अपने विभाग की बात कर सकते हैं। मेरे स्पोर्ट्स विभाग में लीजिए, आप जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पहली बार 1092 करोड़ रुपए किसानों को फसल का मुआवजा दिया गया। एग्रीकल्चर की बात वैसे तो इसको काम नहीं मानते तो अच्छा है, क्योंकि पहले 7 महीने में चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है। चुनौतियां चाहे वो कुदरती आपदाओं या बेमौसमी बरसात की वजह से थी, लेकिन किसान खुश नहीं रहा। यूरिया को थानों में बिकते देखा गया। मेरी बात सुनिए, आखिर सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। मैं नहीं कह रहा कि सरकार का किया जा रहा है, पुरानी सरकारों का किया जा रहा हो सकता है, सुनिए, लेकिन 7 महीने तक क्रेडिट के नाम पर एग्रीकल्चर में ज्यादा लेने को है नहीं आपके पास। सरकार गोडाउन खाली छोड़ जाए तो क्या करेंगे, कहां से देंगे? वो तो उस सरकार ने तो ऐसे किया जैसे हारी हुई सेना जाते हुए पुलों को तोड़ जाती है। उन्होंने तो वो काम किया, उनको तो पता था हम जा रहे हैं। उन्होंने तो अगले साल के लिए कोई इकट्ठा करके रखी नहीं यूरिया। अगर इकट्ठा करके रखी होती कोई दिक्कत ना आती। अब बरसात आ गई, बरसात को ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के किसी प्रांत ने आज तक इतना मुआवजा नहीं दिया होगा। लेकिन गिरदावरी ठीक ढंग से नहीं हुई किसानों को। आज भी इस चीज को आप तो देखें, जमीन के नेता है ना, आप तो वहां से आते हैं, सुनिए, आप तो चौक में बैठकर चाय पीते हैं, आप तो आम लोगों के साथ करते हैं, आप तो इस चीज को समझ सकते हैं कि सरकारी दावे अपनी जगह है, सरकारी दावे अपनी जगह है, लेकिन गिरदावरियों में उस तरीके से काम नहीं हो पाया, किसानों को उस तरीके से मुआवजे नहीं मिल पाए। और मेरी सरकार ने ये दावा तब किया कि इतने सालों से जो बिगड़ा हुआ सरकारी अमला है उस सारे को हमने ठीक कर दिया। हमने दावा कब किया? जो बिगड़े हुए हैं उनकी वजह से दिक्कतें आती है, उन्होंने कई जगह पर खराब हुई है, हम मानते हैं और हम उसकी जांच करा रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। अपने विभाग में आप क्या कर पाए हैं? आपने कुछ चीजों का वर्णन किया, जिक्र किया, क्या आप अपने विभाग की जो
कार्यशैली है उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन कर पाए? देखिए, और आपके इन छापेमारियों की वजह से क्या कोई ऐसा क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव फर्क नजर आ रहा है? अभी भी हड़तालें हो ही जाती हैं, अभी भी देखिए आप मेरी बात सुनिए। आज लोग डॉक्टर को अस्पताल जाते हुए को देख के अपनी घड़ी में लाते हैं कि टाइम हो गया, 9 बज गए, डॉक्टर अस्पताल जा रहा है। आप इसको छोटी बात मानते हैं? इसका क्रेडिट आप अपने आप को देते हैं कि आपने कर दिखाया? हमने किया, हमने वर्क कल्चर चेंज किया। आज मेरे आप किसी अस्पताल में सरप्राइज विजिट करके देखो, वहां पर साफ सफाई, डॉक्टरों की समय पर आना, आप सब जगह पर आज डॉक्टर टाइम पर आते हैं। डॉक्टरों की कमी थी, पिछली सरकार जो छोड़ के गई, 34 ऐसे अस्पताल थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था। जहां डॉक्टर था, डेंटल सर्जन था, वहां डेंटल चेयर नहीं थी। जहां डेंटल चेयर थी वह डेंटल सर्जन नहीं था। वहां वो आराम कर रहा था, वहां वो आराम कर रहा था। हमने डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम शुरू किया। हमने अभी एडहोक लगभग 300 डॉक्टर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और लगभग 500 डॉक्टरों की हमने अभी कैबिनेट से मंजूरी ली है। ये जो अब कैबिनेट हुई है, हम उनकी डायरेक्ट भर्ती करने जा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की हम भर्ती करने जा रहे हैं और 4-5 महीनों के अंदर अंदर हरियाणा के एक भी अस्पताल में एक भी सैंक्शन पोस्ट खाली नहीं होगी। पहले तो डॉक्टर चाहिए। अगर डॉक्टर ही नहीं है, बिल्डिंग जितनी मर्जी सुंदर बनी हुई हो, वो बिल्डिंग है, उसको अस्पताल नहीं कह सकते आप जी। उसमें डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर इक्विपमेंट भी तभी काम करेगा अगर डॉक्टर होगा। मैंने अभी सिविल सर्जन्स की मैंने बैठक बुलाई थी। मैंने पहले साल का उनको एजेंडा तैयार करके दिया कि सारा क्या रोड मैप है। आपने सबसे पहले कहते डॉक्टरों को भर्ती करेंगे। आपके 2-4 चीज ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पर अगर हमने अगले साल एक और इंटरव्यू आपका करना पड़ा तो कम से कम क्या है भाई जी, साहब आपने 2-4 चीजें बोली थी और जो मैं बता रहा हूं उसको मीडिया रेगुलर उसको चेक करे। जो मैं बता रहा हूं मैंने उनको रोड मैप दिया। मैंने कहा इतने सालों का बिगड़ा हुआ काम कोई हम एक ही साल में सोचे कि हम सुधार देंगे, नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीजें हम पहले साल के लिए तय करें। मैंने पहले साल के लिए उनको एजेंडा तैयार करके दिया। मैंने कहा कि मेरे हर अस्पताल में हर लेबोरेटरी को आप इतना वेल इक्विप कर दो कि किसी भी आदमी को बाहर से एक भी टेस्ट न करवाना पड़े। ये हो क्यों नहीं पाया अब तक? क्यों नहीं हो पाया? नहीं, आप देखिए आज भी आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि खजाना खाली पड़ा है। देखिए मेरे आप कह रहे हैं कि लेबोरेटरियों में, अस्पतालों में हम बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम देंगे। कहां से देंगे? आप कैसे देंगे? आप देखिए कि ये जो हरियाणा नंबर 1 का आप मेरी बात वही अफसर तो थे ना ये। नहीं तबादले किए। आप ये बताइए अपने विभाग में कि ऐसा क्या कल्चर चेंज और कैसे वो लाए आप? आपने लोगों को समझाया और वो मान गए क्या? ये चीज क्या मैं मानूं कि आपने डॉक्टरों को समझाया, आपने अफसरों को समझाया, आपने सिविल सर्जन को समझाया और उनका मेंटल मेकअप चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हुआ। क्यों? आप डॉक्टरों ने इस विजुअल थिंकिंग का कारण क्या है? पहले से डॉक्टरों ने सारे हरियाणा के डॉक्टरों ने रोहतक में मुझको बुलाकर उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री आया जो स्वास्थ्य विभाग में इंटरेस्ट ले रहा है। और हम आपकी जो आपने काम शुरू किया है, हमारा एक एक डॉक्टर आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। आज रोहतक में स्ट्राइक चल रही है डॉक्टरों की। देखिए ये एक नेग्लिजेंस के कारण कोई एक डेथ हुई, नीलम नाम की, वो सारा केस हुआ। उसके बाद क्यों डॉक्टरों को हड़ताल पे जाना? एक अविश्वास तो बना हुआ है ना अभी भी। इस किस्म की हड़तालों का होना, देखिए ऐसा है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपके बयान पर शायद हुई है एफआईआर दर्ज? बिल्कुल हुई है। आपने ऐसा बयान दे दिया कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए। क्या वेरीफाई किया? डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने की क्यों ना बताई? क्यों डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं? दिया जी आदेश दिया। आदेश दिया जी। आपका आदेश था? आदेश दिया क्योंकि वो क्रिमिनल केस था। तो फिर डॉक्टर हड़ताल पे क्यों? क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप कह रहे हैं डॉक्टर आपको बुलाकर आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वही डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं। आपके आदेश पर एफआईआर दर्ज होती है, डॉक्टरों का विश्वास नहीं आपको? आप मुझे बताइए, अब ये बातें मेरा डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर रहा है। जी ये लेकिन मैं आपको बता रहा था क्योंकि आप रोहतक के डॉक्टरों की बात कर रहे हैं। रोहतक में आज जो घटना हो रही है उससे हम छूते तो रह नहीं सकते। नहीं, ये देखिए, आप कोई भी आदमी जो पुलिस कार्रवाई हो रही है उसमें व्यवधान पैदा नहीं कर सकता। एक आदमी बयान देता है कि मैं तो स्थिति की हैंडलिंग, आदमी बयान देता है, होती है, आप उनको अंदर कीजिए। एफआईआर तो आपने आदेश बहुत अच्छा दिया, मैं कह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, हमने डिपार्टमेंटल जांच भी कराई।
कि डॉक्टरों के काम में, जो उसके इलाज करने में कहीं पर कोई कमी रही होगी, वो जांच की रिपोर्ट आई हमारे पास। देखिए सुनिए, हुकम सिंह मामले सुनिए के मेरी बाद बात, ये मेरी- और आप- मामला है आप जहां पहले पर ये मुझे- कोताही है। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा था कि लोगों में परिवर्तन डॉक्टर में कैसे आया, वो वर्क कल्चर कैसे चेंज हुआ। आज भी आपके आदेशों पर, आपकी जांच पर आप पा रहे हैं कि कोताही है, सिस्टम में कमी है। देखिए ऐसा है 100 के 100 कभी नहीं बदला करते हैं, पर 100 में से 99 बदल गए हैं। जी। बाकी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करिए। कितनी देर लगेगी आपको उस पूरे सिस्टम को ट्रैक पर नहीं, लाने नहीं, में? हमारा- आपका कोई रोड मैप देखिए- है? देखिए, डॉक्टरों हमने- की भर्ती को आप अगले 6 महीने में पूरा कर लेंगे? आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं। उसके बाद सारी लेबोरेटरी अपडेट करने के लिए मैंने कहा, मैंने अपने सारे अस्पताल की जो इमरजेंसीज हैं, आज की तारीख में हर इमरजेंसी में क्या है, एक स्टेथोस्कोप, एक बीपी ऑपरेटस, एक आधा या खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर, इसके सिवा कुछ नहीं है। खाली रेफरल हॉस्पिटल बन गए। मैंने उनको कहा कि उसमें आप इतना इक्विपमेंट और इतनी मैन फोर्स जरूर लगाइए कि अगर कोई आहत अवस्था में आपके पास पेशेंट आता है, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक उसको रेफर ना किया जाए। मैं हर डॉक्टर की, उसने कितने पेशेंट रेफर किए, मैं उसका भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैंने हर जिले में मैंने एक MRI या CT स्कैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। मैंने हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगाने के आदेश जारी किए हैं। मैंने डॉक्टरों की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी मेरे विभाग में, एक भी फाइल, ऐसा लोग बताते हैं, मुझको मालूम नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि एक भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक जब तक पैसे ना दिए जाएं वो आगे नहीं चलती थी। मैंने अपने सारे डिपार्टमेंट में इंटरनल फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया, दैट इज फंक्शनिंग नाउ। फाइल मॉनिटरिंग तबादले भी आपने बहुत किए, कई सालों से हुए तबादले नहीं हुए थे शायद, आपने अपने विभागों में अंजाम दिए? नहीं, तबादले नीड बेस्ड हम करते हैं, हम ऐसे कोई ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो मैंने वो मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया, ताकि, और उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर किसी भी टेबल के ऊपर 7 दिन से ज्यादा कोई फाइल रुकती है तो उसका अलर्ट मेरे टेबल पर आए, ताकि मैं वहां पर बैठा बैठा देख सकूं और उससे पूछ सकूं कि भाई ये तेरी टेबल पर 7 दिन से ज्यादा फाइल क्यों रुकी है। ऐसा सिस्टम मैं उसमें करवा रहा हूं। और आप देखिए, सारे अस्पतालों को हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, सारे अस्पतालों को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। किस मरीज ने कब कौन सी दवाई खाई थी, कितना उसका HP था, कितना TLC था, कितना DLC था, क्या क्या उसके टेस्ट थे, कौन सी दवाई ने रिएक्शन किया, वो सब उसमें रिकॉर्ड होगा। अगर पंचकूला का पेशेंट कल को फरीदाबाद में जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहेगा तो वो अपना कोड बताएगा और वहां पर उस डॉक्टर सारा रिकॉर्ड निकाल के देखेगा कि किस किस कब तक हो पाएगा ये सब कुछ? काम शुरू हो चुका। फिर भी कोई डेडलाइन, टाइम? काम देखिए, काम शुरू हो चुका, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है। सारा शुरू कर डेडलाइंस आजकल जाननी बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि काम तो शुरू होते हैं फिर खत्म नहीं होते, बीच में लटक जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़ी तेजी से सारा काम हो रहा है। मैंने डेथ एंड बर्थ को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया। बहुत अच्छी बात है। आज जो बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होते ही वहीं पर उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वहीं पर उसका आधार कार्ड बना के दिया जाएगा, वहीं पर। और उस बच्चे को कब कब कौन सा इंजेक्शन लगना है, उसकी SMS उसके माँ बाप के पास जाएगी कि आज इस बच्चे को ये इंजेक्शन। अच्छी बात है, बहुत बहुत हम बहुत कर अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे कदम है, कर रहे और हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समय और- सीमा में रहकर ये पूरी होगी। और हमने देखिए, हमने हर अस्पताल में आयुष को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा कि हर अस्पताल में एलोपैथी के साथ साथ आयुष का भी अस्पताल हो। उसके लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए थे, उसके लिए हमें होम्योपैथिक चाहिए, यूनानी चाहिए, सिद्धा चाहिए, योग के चाहिए, होम्योपैथी के चाहिए। हमने कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज था, हम उसको यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। सारी उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि हम अपने डॉक्टर भी तैयार कर सकें। हम योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मैंने बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हम 6500 के 6500, कैबिनेट आप मुझे पहले बात करने दीजिए, सब कुछ अप्रूव करा दिया जी, सब कुछ अप्रूव करा दिया, कैबिनेट से अप्रूव करा दिया। 6500 के 6500 गाँव में योग व्यायामशाला बनाई जाएगी और पहले साल में हम 1000 व्यायामशालाएं, योगशालाएं बनाने जा रहे हैं। वहीं से किसी आदमी को हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे पतंजलि से, ताकि वो रोज योगा लोगों को सिखा सके और उसका जो भी ऑनरेरियम होगा वो सरकार देगी। चलिए
चलिए बहुत और अच्छी बात है विज साहब, अगर आप इतना काम कर रहे हैं और जाहिरी तौर पर ये चीजें हम लोगों को आयुर्वेद और योग की तरफ आकर्षित करने के लिए दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट बना के दे रहे हैं मोरनी हिल्स के ऊपर। जितनी प्रजातियां मेडिसिनल प्लांट्स की लग सकती हैं उसको हम वहां पर लगाएंगे। छोटे छोटे हर्बल पार्क तो होंगे सारे संसार में, लेकिन हर्बल फॉरेस्ट नहीं होगा। सारे संसार से औषधीय पौधों का अध्ययन करने के लिए लोग हिंदुस्तान में आया करेंगे और हिंदुस्तान के हरियाणा में आया करेंगे, मोरनी में आएंगे। हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब क्योंकि चीजें एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो बहुत कुछ साल बाद जाहिरी तौर पर हमें इन चीजों को का सर्वेक्षण करने का मौका मिलेगा कि किस हद तक जो दावे आज आप और यहाँ मैं पे करके आपको जा ये रहे हैं भी ये पूरे हुए या नहीं मैं हुए। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं मेरे हर काम को मेरे मुख्यमंत्री की सहमति है। ये जो विपक्ष दुष्प्रचार करता है, क्यों? विपक्ष के पास कोई काम नहीं, आज खाली हो गए। चलिए विपक्ष को कोई भी काम धंधा नहीं, कोई काम तो होना चाहिए ना, कोई दुष्प्रचार काम या धंधा नहीं, प्रचार या कोई जो भी काम आपका धंधा करना है। नहीं, बजाय इसके कि रचनात्मक तो आप काम उनसे आप ही ने तो छीना है ना। क्यों नहीं? जिस विपक्ष के नहीं। पास आज कोई काम नहीं है, हाँ। आप उनसे काम छीन उनके के पास खुद कोई सत्ता में मुद्दा आए नहीं। तो उनको वो काम करने दीजिए जो आप आप किया देखिए, करते थे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब हमारी सरकार के खिलाफ मुद्दे तो खैर बहुत हैं, ऐसी बात नहीं कि अब मुद्दे देखिए हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए मुद्दे बहुत हैं। मुद्दा क्या है? अब सुनिए ना, अब कांग्रेस पार्टी है कहां? एक ही कार्यक्रम की 2 यात्राएं निकलने लगी हैं, एक अंबाला से एक कंडेला से, कि जैसे 2 सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और पानीपत में जाके पानीपत की चौथी लड़ाई होगी तो लड़ मर के जो बचेगा उससे फिर हम निपट लेंगे। चलिए ठीक है, ये उनकी पार्टी की बात है, इस पे हम आज ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे फिलहाल। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद विज साहब, आप आए और आपने इतने खुल के हमसे बातचीत की और अपना व्यू दिया, और सरकार का जो भी एक परसेप्शन है, अच्छा है बुरा है, उसके संदर्भ में अपने विभाग के नजरिए से भी आपने हमारे दर्शकों को कम से कम ये समझने का मौका दिया कि बहुत कुछ ऐसा है जो विज साहब करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इनका विभाग है। इनकी सक्रियता एक मिसाल है और उल्लेखनीय है, जिस तरीके से ये एक एग्रेसिव प्रोएक्टिव हेल्थ मिनिस्टर के रूप में व्यवहारिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर जाकर ऑपरेट करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जिसको कि शायद औरों को भी इम्यूलेट करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विज साहब इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए।